याद तो नहीं दिलाना चाहती, लेकिन फिर भी आपके साथ क्या हुआ था? क्या हादसा हुआ था? पापा जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी घर में। तो मैंने सोचा कि मैं काम पे जाऊँगी। कंस्ट्रक्शन साइट में मज़दूरी के काम पे गई थी। रेती की बोरियाँ रहती है, तो एक के ऊपर एक ऐसे लगी हुई थी। तो मैं एक एक गोनी नीचे थी, तो मैंने एक निकालने गई थी, तो पूरा वो सब गोनियाँ मेरे ऊपर गिर गई। मैं पूरी अंदर दब गई थी गोनी के नीचे। तो उसके बाद मेरे को बाहर निकाला गया। ऐसे ही उठा के मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वो हॉस्पिटल में 1 साल तक थी। फिर और साइन हॉस्पिटल के पास एक रिहैब सेंटर था, तो वहाँ पे मुझे लेके गए। फिर वहाँ पे मैं 2 साल थी। फिर अचानक से झटके लगने से क्या हुआ कि पता नहीं, अंदर स्क्रू टूट गया था। तो डॉक्टर ने बोले कि फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2014 में मेरे मतलब पीठ में 6 स्क्रू थे और 2 प्लेट्स। 2015 में फिर से और 6 स्क्रू बढ़ाए। फिर से एक्सरसाइज वगैरह चालू हुआ वगैरह। तो वो एक्सरसाइज होते फिर 2 साल हो गया। तो मेरे को फिजियो वगैरह ने बिठा के बोले कि भारती देख, तू आगे का मतलब एक्सरसाइज के साथ-साथ तू और कुछ भी मतलब कर, तू आगे करियर में कुछ कर, ऐसे बोले। तो मेरे को पता चला कि मतलब शायद मैं नहीं चल पाऊँगी, इसके लिए ऐसे ही बोल रहे मुझे, तो मैं समझ गई। तो फिर उसके बाद में मैं जहाँ पे गिरी थी, तो वो बिल्डर के पास गई मैं कि देखो सर, मैं मतलब ऐसे हो गई हूँ। पता नहीं उनको मेरे बात करने का तरीका अच्छा लगा कि पता नहीं, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट रिसेप्शन पे जॉब के लिए सजेशन किया मुझे। तो वहाँ पे मैं जॉब पे जाती थी, तो मैं बेल्ट वगैरह पहन के जाती थी। पूरा दिन एसी में बैठा रहना पड़ता था। तो फिर मैं बीमार पड़ने लगी। तो फिर घर वाले भी बोले, तू बीमार होने लग जाती है, तू जाना मत हो। तो उसके बाद मैं घर पे ही थी। स्पाइनल वाले में बेड सोर करके होता है, मतलब हो जाता है, तो वो चीज़ हो गई थी। मेरे को बेड सोर होने के बाद मैंने जो ज़िंदगी जी है ना, नरक से बेहतर। मेरी मम्मी को ऐसे बोली थी कि मुझे ज़हर डाल के मार डालो, मेरे को नहीं जीना है। मेरा जो बेड सोर है उसका सर्जरी करवाई। वो ठीक होते-होते ही 3 महीना लग गया था। तो उसके बाद मैं घर पे ही थी और अब मेरे साथ में मेरी ट्विन्स बहन है, मेरी सिस्टर है ट्विन। मैं कहीं पे भी जाना हो, कुछ भी हो, तो वो मेरे साथ में ही रहती थी। तो फिर सिस्टर की शादी हो गई। उसको बोला नहीं कि मैं अंदर से कितना डर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे अंदर एक डर था कि मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे जीऊँगी ये सब। फिर मैंने निशा निशा गुप्ता है ना, निशा दीदी है, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट की कि दीदी मुझे घर से बाहर निकलना है कैसे भी करके, मैं 4 दीवारी में नहीं रह पाऊँगी ऐसे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि देख, तुझे बाहर निकलना है ना, तो तू पहले ऑटो में शिफ्ट होना सीख। तो मैं ऑटो में शिफ्टिंग करना सीखी। घर से ऑटो से जाती थी, फिर स्टेशन पे जाती थी और फिर ट्रेन आने से पहले 2-3 जनों को बोल देती थी कि देखो ट्रेन आने वाली है, मेरे को अंदर लेने के लिए हेल्प कर देना। तो हेल्प कर देते थे। फिर वहाँ से उतर के फिर कुर्ला स्टेशन पे सीडीएस रहती थी, तो 4 लोगों को बोलती थी कि मुझे वो उठा के मतलब व्हीलचेयर उठा के मेरे को चढ़ाओ और उतारो और मेरे को एयरपोर्ट। फिर वहाँ से उतर के फिर आगे तक जाती थी। फिर 2-3 महीने के बाद मैं यहाँ पे गई शरण रिहैब सेंटर में। वहाँ पे जाने के बाद सच बोलूँ तो मैम पूरी लाइफ चेंज हो गई मेरी। आज मैं शरण में गई हूँ तो प्रैक्टिस करती हूँ और काम भी करती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह सब करती हूँ और वहाँ पे सब मुझे सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है अभी। और आप जो खेलती हैं बास्केटबॉल, राइट? इस यहाँ तक पहुँची कैसे? मतलब कैसे हुआ ये? ये सोशल मीडिया पे मैं निशा दीदी का वीडियो देखता था, फिर कॉल किया, मैं आपका सैटरडे संडे प्रैक्टिस होता है तो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ के सीधा बॉम्बे। उसके बाद सब लोग को मैंने देखा, बट भाई मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने चालू कर दिया था। आप दोनों फूड डिलीवरी करते हैं, तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मतलब कई रास्ते मतलब गली-गली भी रहती है, तो अंदर जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कोई-कोई कस्टमर नीचे आने के लिए राज़ी नहीं होते, बोलते कि आप लोग काम ही क्यों करते हो?
ऊपर नहीं आ सकते हो तो। और कोई कोई तो इतने स्वीट रहते हैं कि वो लोग खुद बोलते हैं आप उधर ही रुको, हम लोग आ रहे हैं। बारिश में रेनकोट वगैरह पहन के, बाइक को रेनकोट पहना के, सब कुछ उसको कवर करके, हम खुद भी कवर करके फिर निकलते हैं। तो ये सब मैनेज करना पड़ता है हमें। सच में आप दोनों ने साबित कर दिया कि पैर पे खड़े होने के लिए पैर पे खड़े होने की कोई जरूरत पैर की नहीं जरूरत होती। मुश्किल वक्त में अक्सर वो इंसान आपको सबसे बेहतर समझता है जो खुद उस तकलीफ से होकर गुजरा हो। ये वो हैं जिन्होंने दूसरों को भी हालात से लड़ना सिखाया और जीतने का यकीन दिया। हमने इतनी बार आपका नाम सुना है इनके मुंह से और आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो निशा जी। थैंक यू सो मच मैम। आप इन दोनों के जीवन में सवेरा लेकर आई हैं। कैसे किया आपने ये? मुझे भी ये दोनों भी मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा लगते हैं। जैसे कि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था 2004 में। मैं दीवार पे चढ़ी थी और मैं गिर गई और मेरे पीठ के नीचे इतना बड़ा पत्थर आ गया और ऑन द स्पॉट मेरे कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया। 6 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। 20 डेज़ लगे उसको रिकवरी करने के लिए एंड 5 महीना रिहैब चला। और मैंने डॉक्टर को पर्सनली पूछा कि मैं कब तक ठीक होंगी, प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो डॉक्टर ने कहा निशा, सबसे पहले तुम्हें ये बात समझना होगा कि तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तुम्हें पूरा टाइम व्हीलचेयर पे ही रहना होगा और व्हीलचेयर के साथ ही तुम्हें अपनी लाइफ को आगे करना होगा। मैं वापस घर गई, थोड़ा डिप्रेशन में थी। कई बार बहुत रोती थी, मम्मी पापा के रूम में जाती तो उन्हें बोलती कि क्या करूँगी मैं ऐसे चीखे। वो भी थोड़ा अपसेट हो जाते थे। सो लाइक मेरे को समझ में आया कि अगर मैं उदास हूँ तो वो भी उदास होंगे। और आपके साथ जब ये हुआ था तब क्या उम्र थी आपकी? मैं तब 18 साल की थी। उसके बाद मैं एक फ्रेंड से ही मिली जो मेरा मेंटोर है, ओलिवर डिसूजा, एंड वो भी व्हीलचेयर पे ही है। उसने मेरे को लालच दिया ठीक होने का। तो मुझे बोला तुम स्विमिंग करो और जब तुम स्विमिंग करोगे तो वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है तुम्हारे ठीक होने का। व्हीलचेयर पे स्विमिंग? हाँ। आप व्हीलचेयर पे स्विमिंग करती हैं? हाँ, मैं नेशनल लेवल स्विमर भी हूँ। ओह माय गॉड। उसके बाद पूना में गई थी जहाँ पे सारे आर्मी वाले रहते हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया और वो व्हीलचेयर पे है। तो वहाँ पे एक सर थे, सुरेश कार्की सर, उनसे मैं मिली। तो उन्होंने बोला निशा तुम इतनी स्ट्रांग हो, तुम व्हीलचेयर बास्केटबॉल क्यों नहीं ट्राई करती? तो मैंने कहा कि मैं कैसे करूँगी? बोला नहीं तुम कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि निशा बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है तो तुम आ जाओ। तो मेरा वो फर्स्ट टाइम था कि मैं मुंबई से दिल्ली फ़्लाइट में गई और मेरे को तब ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। एंड फिर 2017 में हम नेशनल टूर्नामेंट के लिए गए थे जिसमें हम गोल्ड मेडल लेके आए और हमने ट्रॉफी भी जीती। एंड मैं महाराष्ट्र वुमेंस टीम की कैप्टन भी हूँ।